जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, यहाँ पर हम नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की क्लासेस चलाते हैं और फर्स्ट पेपर में हमारा लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट करवा दिया। जो हमारा फुल पेड बैच था उसमें हमने लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल फुल अच्छे से कंप्लीट करवा दिया, बिल्कुल अच्छे से समझा कर कंप्लीट करवा दिया है। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग के, जो 2022 और 2023 में जो एग्जाम हुए उनमें सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं क्वेश्चन और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। तो यदि आप जून 2023 के लिए जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो बिल्कुल पूरे डेडिकेशन के साथ, तो प्यारे साथियों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूँ आपको, ये लॉजिकल रीजनिंग के सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, जो कैंडिडेट हमारे पेड बैच में थे ऑलमोस्ट वो इन सभी के सभी क्वेश्चनों का आंसर बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि जो हमारा फुल पेड बैच चलता है वो फिलहाल के पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग चलता है, बिल्कुल अपडेट होकर चलता है। तो वहां पर हम इन सभी चीज़ों को कवर करवाते रहते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं प्यारे साथियों पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, नीचे दो तर्क वाक्य दिए हुए हैं। सभी दार्शनिक भ्रमणशील होते हैं। सभी दार्शनिक भ्रमणशील होते हैं। सुकरात भ्रमणशील नहीं है। अब बताओ यहां पर कैसा संबंध देखने को मिलेगा आपको? इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। कॉन्ट्रेरी संबंध देखने को मिलेगा, सब सब अल्टरनेशन का संबंध देखने को मिलेगा, या कॉन्ट्रोडक्टरी का संबंध देखने को मिलेगा, या सब अल्टरनेशन का संबंध देखने को मिलेगा। आप यहां पर बताओ प्यारे साथियों। भाई विरोधी, विरोधाभासी, उपाश्रित या उपविरोधी, यहां पर कौन सा आंसर ठीक होगा? मैंने जब फुल बैच में पढ़ाया था तब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। ए, ई, आई और ओ। ठीक है, ये चार वर्ड होते हैं। अब प्यारे साथियों ए और ई के बीच में जो संबंध होता है, आई और ओ के बीच में जो संबंध होता है, ए और आई के बीच में जो संबंध होता है, ई और ओ के बीच में जो संबंध होता है, इसके अलावा प्यारे साथियों आई ओ और ई आई के बीच में संबंध होता है। ठीक है, तो देखो यहां पर हमें पता चलाना है कि ए और ई के बीच में जो संबंध होता है उसको हम कॉन्ट्रोडक्टरी संबंध बोलते हैं, सॉरी कॉन्ट्रेरी संबंध बोलते हैं। इसको इसको भी क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रेरी संबंध बोलते हैं। इसके अलावा प्यारे साथियों आई और ओ के बीच में जो संबंध होता है उसको हम सब कॉन्ट्रेरी संबंध बोलते हैं। ए आई और ई ओ के बीच में जो संबंध होता है उसको हम सब अल्टरनेशन का संबंध बोलते हैं। और इसके अलावा प्यारे साथियों ए ओ और ई आई के बीच में जो संबंध होता है उसको हम कॉन्ट्राडेक्टरी का संबंध बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्ट्राडेक्टरी का संबंध बोलते हैं। तो यहां से आपको पता चल चुका होगा प्यारे साथियों कि कॉन्ट्रेरी का संबंध किस किस के बीच में है? ए और ई के बीच में है। कॉन्ट्रोडक्टरी का संबंध है जो प्यारे साथियों ए ओ और ई आई के बीच में है। सब अल्टरनेशन का जो संबंध है ए आई और ई ओ के बीच में है। सब कॉन्ट्रेरी का जो संबंध है प्यारे साथियों आई और ओ के बीच में है। ठीक है, इतना आपको समझ में, वहां पर भी मैं समझा दिया था और यहां पर भी मैं बता दिया हूं। अब हमें ये जो दो तर्क वाक्य हैं इनमें हमें पता चलाना है प्यारे साथियों कि इसमें ए ई आई ओ किस तरीके से हैं। अब मैंने आपको जब पढ़ाया था वहां पर मैंने ये भी बताया था ए ई आई ओ। इसमें प्यारे साथियों ये दोनों हैं जो यूनिवर्सल की बात करते हैं। ये दोनों आई और ओ प्यारे साथियों पर्टिकुलर की बात करते हैं। ई और ओ ये नेगेटिव की बात करते हैं। ए और आई ये दोनों अल्टरनेटिव की बात करते हैं, या सकारात्मक की बात करते हैं, पॉजिटिव की बात करते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों ए की दो विशेषता, ए यूनिवर्सल भी है और ए अफर्मेटिव भी है, मतलब सकारात्मक भी है। आई की दो विशेषता, आई पर्टिकुलर भी है और आई अफर्मेटिव भी है। ई की दो विशेषता, ई यूनिवर्सल भी है और ई नेगेटिव भी है। और प्यारे साथियों ओ की दो विशेषता, ओ पर्टिकुलर भी है और ओ नेगेटिव भी है। ये ए ई आई ओ की विशेषताएं हैं। ये मैं आपको वहां बता दिया था, यहां भी बता रहा हूं। अब हमें यहां पर देखना है प्यारे साथियों, सभी दार्शनिक भ्रमणशील होते हैं। सभी, तो जो सभी शब्द है वो किसकी पहचान है? यूनिवर्सल की पहचान है। यदि किसी स्टेटमेंट में नई शब्द जुड़ जाता है जो अनुपस्थिति को बताता है,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। यदि किसी स्टेटमेंट में नहीं शब्द नहीं जुड़ा होता, साथ ही साथ यदि विशेषता की उपस्थिति की बात की जाती है तो उसको हम प्यारे साथियों अफर्मेटिव बोलते हैं। सभी दार्शनिक भ्रमणशील हैं। अब यहां पर जितने भी दार्शनिक हैं उन सभी में भ्रमणशील होने का गुण उपस्थित है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे प्यारे साथियों, अफर्मेटिव बोलेंगे, सकारात्मक बोलेंगे। सुकरात भ्रमणशील नहीं है, यहां पर सुकरात में भ्रमणशील का गुण उपस्थित नहीं है। यहां पर बात की जा रही है कि सुकरात में भ्रमणशील होने का जो गुण है वो अनुपस्थित है, यहां पर नई शब्द का उपयोग हो रहा है, इसलिए प्यारे साथियों ये क्या है, नेगेटिव है। ये क्या है, नेगेटिव है। तो आपको ये तो पता चल चुका होगा कि ये तो क्या है प्यारे साथियों, ये तो क्या है, पहला वाला जो स्टेटमेंट है क्या है, अफर्मेटिव सकारात्मक है। दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है मेरे प्यारे साथियों, जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो क्या है प्यारे साथियों, वो नेगेटिव है। अब हम बात करें यहां पर सभी दार्शनिक भ्रमणशील होते हैं, सभी दार्शनिक भ्रमणशील होते हैं, मतलब ये ए होगा। भाई यहां पर पॉजिटिव की भी विशेषता देखने को मिल रही है, अफर्मेटिव की भी विशेषता देखने को मिल रही है और यूनिवर्सल की भी विशेषता देखने को मिल रही है, इसलिए हम इसको ए कहेंगे। अब उसके बाद बात की जाए सुकरात भ्रमणशील नहीं है। अब यहां पर सुकरात किसी एक कैंडिडेट की बात हो रही है, मतलब ये पर्टिकुलर है, मतलब यहां पर आई और ओ इन दोनों में से कोई एक होगा। अब यहां पर ये जो नई शब्द है ये नेगेटिविटी के बारे में बता रहा है, नकारात्मक के बारे में बता रहा है। तो प्यारे साथियों जो आई शब्द है इसकी दो विशेषताएं हैं, पहली ये पर्टिकुलर है, दूसरा ये अफर्मेटिव है। ओ की दो विशेषता प्यारे साथियों, पहली विशेषता ये पर्टिकुलर है, दूसरा ये नेगेटिव है। अब हमारा जो ये स्टेटमेंट है ये पर्टिकुलर भी है और ये नेगेटिव भी है, क्योंकि यहां पर सुकरात में भ्रमणशील होने का गुण क्या है, अनुपस्थित है, और जो अनुपस्थिति है वो हमें नेगेटिव के बारे में बताती है और जो उपस्थिति है वो हमें पॉजिटिव के बारे में बताती है। तो प्यारे साथियों ए तो क्या है, ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये तो क्या है, ए है, और जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो क्या है, ओ है। ठीक है, अब आप खुद देखो ए और ओ के बीच में संबंध कौन सा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था प्यारे साथियों कि ए ई आई ओ इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रोडक्टरी संबंध होता है, विरोधाभासी संबंध होता है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, कॉन्ट्रोडक्टरी होगा, विरोधाभासी होगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा विश्वास है यदि इस टाइप का कोई क्वेश्चन बनेगा उसे आप 100% ठीक करेंगे। ठीक है, यदि ऐसा कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो उसे आप 100% ठीक करेंगे। बाकी जो कैंडिडेट पेड बैच में उनको तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। यहाँ पर हम बहुत अच्छे से बिल्कुल डीपली तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं है। अब देखो यहां पर नीचे दो तर्क वाक्य दिए हुए हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, यह निम्नलिखित में से किस प्रकार का क्लासिकल निरपेक्ष तर्क वाक्य है। ऑप्शन ए है सार्वभौम विधेयात्मक, दूसरा है विशिष्ट विधेयात्मक, तीसरा है ऑप्शन ए ऑप्शन दो दोनों, और तीसरा है दोनों में से, चौथा है दोनों में से कोई सा नहीं। अब प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को जिस कैंडिडेट ने कभी पढ़ाई नहीं की ना लॉजिकल रीजनिंग की, वो भी इस क्वेश्चन को ठीक कर सकता है यदि वो अपना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल यूज करे तो। अब यहां पर सीन क्या होगा, देखो जब मैंने आपको फुल डिटेल वाला पढ़ाया था वहां पर मैंने आपको विधेय को भी समझाया था और वहां पर मैंने उद्देश्य को भी समझाया था कि उद्देश्य हम किसको कहते हैं और विधेय हम किसको कहते हैं। भाई कर्ता की जो विशेषता होती है, कर्ता के संबंध में जो बातें की जाती हैं उसको हम विधेय कहते हैं। ठीक है, और जिसके संबंध में बातें की जाती हैं उसको हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ने वाला है तो राम क्या है, कर्ता है यहां पर, क्योंकि पढ़ने की विशेषता किसकी है, राम की है। पढ़ने के बारे में किसकी बात की जा रही है, राम की बात की जा रही है। राम पढ़ने वाला है तो राम की विशेषता क्या है, पढ़ने वाला। तो पढ़ने वाला क्या है प्यारे साथियों, यहां पर विधेय है। राम क्या है, यहां पर उद्देश्य। कर्ता को हम उद्देश्य कह सकते हैं जिसके संबंध में बात की जाती है। जैसे राम पढ़ने वाला है तो यहां पर राम के संबंध में बात की जा रही है कि राम पढ़ने वाला है, तो इसलिए हम राम को उद्देश्य कहेंगे। राम के संबंध में क्या बात की जा रही है वो क्या होगी, राम की विशेषता होगी।
तो पढ़ने वाला ये क्या है, राम की विशेषता है, इसलिए हम उसको विधेय कहेंगे। तो ये मैं उद्देश्य और विधेय को आपको थोड़ा बता दिया हूं। अब हमें यहां पर इन दोनों में से पता चलाना है। देखो, सार्वभौम और विशिष्ट। सार्वभौम हमें यूनिवर्सल के बारे में बता रहे, पर्टिकुलर हमें एक विशेष के बारे में बता रहे। तो दोनों तो किसी भी हालात में हो नहीं सकते भाई। ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता जिसमें विशेष की भी बात की जाए, जिसमें यूनिवर्सल की भी बात की जाए, पर्टिकुलर की भी बात की जाए और यूनिवर्सल की भी बात की जाए। दोनों में से किसी एक की ही बात की जा सकती है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। भाई महात्मा गांधी पूरे भारत के राष्ट्रपिता हैं। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं है, ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। तो इसको हम आंख बंद करके ये तो गलत कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव तो हो ही नहीं सकता, पर्टिकुलर अफर्मेटिव तो हो ही नहीं सकता ये। अब प्यारे साथियों, ये क्या हो सकता है, सी भी नहीं हो सकता ये, क्योंकि यहां पर सेकंड को भी शामिल किया गया है। फोर्थ भी नहीं हो सकता ये, क्योंकि यहां पर फर्स्ट को कैंसिल किया गया है। प्यारे साथियों, ये होगा यूनिवर्सल अफर्मेटिव। अब यूनिवर्सल अफर्मेटिव क्यों है, क्योंकि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी पूरे देश के राष्ट्रपिता है। यहां पर सकारात्मक तरीके से बात हो रही है और यूनिवर्सल तौर पर बात हो रही है। भाई यहां पर अफर्मेटिव तरीके से बात हो रही है। राष्ट्रपिता होने का गुण किसमें उपस्थित बताया जा रहा है, महात्मा गांधी में बताया जा रहा है। जब आप स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा प्यारे साथियों कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। जो महात्मा गांधी है उनमें राष्ट्रपिता होने की जो विशेषता है वो क्या है, उपस्थित है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अफर्मेटिव कहेंगे। यूनिवर्सल तरीके से बात हो रही है इसलिए इसको हम यूनिवर्सल भी कहेंगे, अफर्मेटिव भी कहेंगे। ठीक है। अब ये किसकी विशेषता है, ये एक की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन से प्रमाण वैशेषिक दर्शन में स्वीकार्य किए जाते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहली बात, जो इंडियन लॉजिक होता है, जो भारतीय दर्शन होता है, उसमें 6 प्रमाण होते हैं। भारतीय दर्शन में 6 प्रमाण होते हैं। पहला प्रत्यक्ष होता है, दूसरा अनुमान होता है, तीसरा शब्द होता है, चौथा उपमान होता है, पांचवा अर्थोपत्ति होता है, छठा अनुपलब्धि होता है। ये 6 क्या है प्यारे साथियों, भारतीय दर्शन के प्रमाण हैं। अब इन 6 में से 2 हैं, जिसमें एक है प्यारे साथियों प्रत्यक्ष और दूसरा है अनुमान, जिन्हें हम वैशेषिक दर्शन में स्वीकार करते हैं। तो प्यारे साथियों, वैशेषिक दर्शन में केवल प्रत्यक्ष और अनुमान को ही स्वीकारा गया है। बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से किसको स्वीकारा जाता है, बताओ प्यारे साथियों। बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से किसको स्वीकारा जाता है, ये मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी आपको। अध्यास को, अपोह को, अभाव को, बताओ अर्थोपत्ति को, प्रत्यक्ष को या शब्द को। बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से किसको स्वीकार किया जाता है, आपको यहां पर बताना है। अध्यास को किया जाता है, अपोह को किया जाता है, अभाव को किया जाता है, अर्थोपत्ति को किया जाता है, प्रत्यक्ष को किया जाता है या शब्द को किया जाता है। तो प्यारे साथियों, यहां पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अपोह और प्रत्यक्ष को ही स्वीकार किया जाता है। ठीक है। जो बौद्ध धर्म है उसमें अपोह और प्रत्यक्ष इन दो को ही स्वीकारा जाता है। जैन धर्म में किसको स्वीकारा जाता है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तर्क संगत युक्ति क्या प्रवृत्ति क्या होती है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करो। प्यारे साथियों, बिल्कुल एज इट इज ये का ये क्वेश्चन 2018 में भी बना था कि निम्नलिखित में से तर्क की विशेषता हो सकती है। जब मैंने आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाया था तो मैंने स्टार्टिंग ही यहां से की थी, यदि आपको ध्यान हो तो। तर्क की मैंने विशेषता बताई थी। सबसे पहले मैंने तर्क को डिफाइन किया था, उसके बाद में मैंने तर्क की विशेषता बताई थी। अब आपको बताना है कि तर्क की क्या विशेषता हो सकती है, सॉरी युक्ति की, तर्क की नहीं युक्ति की। युक्ति के बारे में मैंने आपको बताया था, तर्क पढ़ाया था, तर्क के तुरंत बाद मैंने आपको युक्ति के लिए नोट डाल के लिखवाया था। जो कैंडिडेट पेड बैच में है उनको पता होगा, नोट डाल के लिखवाया था युक्ति के बारे में। अब आपको बताना है कि युक्ति की क्या क्या विशेषता हो सकती है। न्यायोचित हो सकती है, गैर न्यायोचित हो सकती है, सही गलत हो सकती है, वैध या अवैध हो सकती है, सत्यापनीय या असत्यापनीय हो सकती है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो युक्ति है ना वो वैध भी हो सकती है और वो अवैध भी हो सकती है।
सही गलत नहीं, वैध अवैध होगा, कि जो युक्ति है वो प्यारे साथियों वैध भी हो सकती है और अवैध भी हो सकती है, मतलब वैलिड भी हो सकती है और इनवैलिड भी हो सकती है। ये अंडरस्टैंडिंग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन ठीक कर दोगे आप। यदि श्रुति और स्मृति के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, श्रुति और स्मृति के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, श्रुति स्मृति से अधिक प्रभावी होती है, श्रुति वेदों और उपनिषदों के दार्शनिक पहलुओं को दर्शाती है, जबकि स्मृति दार्शनिक विचारों का एक अनुप्रयोग है। भाई यदि श्रुति और स्मृति के बीच प्रतिस्पर्धा होती है तो श्रुति है ना वो स्मृति से अधिक प्रभावी है। श्रुति वेदों और उपनिषदों के दार्शनिक पहलुओं को दर्शाती है, जबकि स्मृति दार्शनिक विचारों का एक अनुप्रयोग है। ये मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, इनमें से आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या हो सकता है बताओ। अनुमान तो लगाओ, गलत ही बताओगे भाई, गलत बताओगे लेकिन अनुमान तो लगाओ। यहां पर आंसर क्या हो सकता है, अनुमान लगा के बताओ प्यारे साथियों, ज्यादा से ज्यादा गलत बताओगे, इससे तो बड़ा कुछ होने से रहा। तो देखो प्यारे साथियों, यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अब ऑप्शन ए बिल्कुल सही क्यों होगा, देखो यदि श्रुति और स्मृति के बीच प्रतिस्पर्धा होती है तो श्रुति है जो स्मृति से अधिक प्रभावी होगी। श्रुति वेदों और उपनिषदों के दार्शनिक पहलुओं को दर्शाती है, जबकि स्मृति दार्शनिक विचारों का एक अनुप्रयोग है। ठीक है भाई, ये एक स्टेटमेंट है नॉर्मल, जिसको हम किसी भी हालात में गलत नहीं मान सकते, लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट है वो इसकी 100% व्याख्या कर रहा है। किसी सुस्पष्ट वाक्य की मात्रा और गुणवत्ता निम्नलिखित का निर्णय करती है, वैधता का, अवैधता का, आकृति का या अवस्था का। कोई भी सुस्पष्ट वाक्य है, उसकी मात्रा और उसकी गुणवत्ता किसके बारे में बताएगी, अपन को वैलिडिटी के बारे में बताएगी, इनवैलिडिटी के बारे में बताएगी, फिगर के बारे में बताएगी, या फिर मूड के बारे में बताएगी। बताओ प्यारे साथियों, किसी सुस्पष्ट वाक्य की मात्रा और गुणवत्ता निम्नलिखित का निर्णय करती है, वैलिडिटी का, इनवैलिडिटी का, मूड का या फिगर का। तो प्यारे साथियों यहां पर सही आंसर क्या होगा, देखो मैं बताता हूं। ये अंडरस्टैंडिंग टाइप का क्वेश्चन है भाई। कोई भी वाक्य है, उसकी मात्रा और उसकी गुणवत्ता, ठीक है, उसकी मात्रा क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों किसके बारे में बताती है, हमें मूड के बारे में बताती है, अवस्था के बारे में बताती है। गुणवत्ता में सही गलत हो सकती है, मतलब अच्छी गुणवत्ता हो सकती है, खराब गुणवत्ता हो सकती है, मात्रा कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। तो ये अवस्था के बारे में बता रही है हमें। वैध अवैधता के बारे में तो किसी हाल में बता ही नहीं सकती। ठीक है भाई, वैध होना अवैध होना ये तो किसी तरीके से हो ही नहीं सकता, इसकी विशेषता। फिगर भाई, मात्रा फिगर के बारे में बता सकती है कि बड़ी ज्यादा मात्रा है बड़ा फिगर होगा, कम मात्रा है छोटा फिगर होगा, लेकिन जो गुणवत्ता है ना उसका फिगर के साथ किसी तरीके का कोई ताल्लुक नहीं होता। तो यहां पर सही क्या होगा, मूड होगा, अवस्था होगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसी सुस्पष्ट तर्क वाक्य की आकृति का निर्णय करता है। भाई मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडल टर्म, जिसको हम हेतु बोलते हैं, तीनों मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया पेड बैच में। मेजर टर्म भी पढ़ा दिया, माइनर टर्म भी पढ़ा दिया और मिडल भी पढ़ा दिया। कोपुला भी मैंने आपको पढ़ाया लास्ट में। लॉजिकल रीजनिंग का जब लास्ट हुआ था वहां पर मैंने 2-3 पेज एक साथ पढ़ाए थे, वहां पर मैंने कोपुला को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। और प्यारे साथियों 20 दिन के टारगेट के साथ हमारा फर्स्ट पेपर का क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। इस क्रैश कोर्स का टारगेट है प्यारे साथियों 20 दिन में 35+ क्वेश्चन ठीक करना। फर्स्ट पेपर को लेकर आपके मन में डर बैठा हुआ है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि यार फर्स्ट पेपर की वजह से पिछली बार भी हमारा नेट रुक गया, पिछली बार भी जेआरएफ रुक गया, कहीं अब की बार ऐसा ना हो जाए। तो यदि आप 20 दिन में फर्स्ट पेपर का सही ढंग से रिवीजन करना चाहते हो, 20 दिन में आप फर्स्ट पेपर को सही ढंग से पढ़ना चाहते हो ताकि आपके 35+ क्वेश्चन ठीक हो जाएं, तो प्यारे साथियों फर्स्ट पेपर का क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
फिलहाल में केवल नाम मात्र 600 रुपये फीस है। ठीक है, केवल 600 रुपये फीस है। इसमें फर्स्ट पेपर की 10 यूनिटों का जो बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है ना, वो आपको एक सिस्टमैटिक वे में तरीके से प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसे आप बिल्कुल आसानी से 20 दिन में बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हो। और गारंटी के साथ है प्यारे साथी, कंटेंट इस तरीके का है, इतना इंपॉर्टेंट है कि वहां से आप 35+ क्वेश्चन हर हाल में ठीक करोगे। किसी सुस्पष्ट तर्क वाक्य की आकृति का निर्णय करता है तो वो करता है प्यारे साथियों मिडल टर्म करता है, मध्य पद करता है। न्याय दर्शन शास्त्र में न्याय वाक्य की क्रमबद्धता के बारे में बताओ। अब प्यारे साथियों यहां पर जब मैंने लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ाया था ना, तो इसमें मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी। ठीक है, 2 कंडीशन बताई थी इसके क्रम की मैंने। इसकी क्रमबद्धता बताओ। अब प्यारे साथियों इसमें सीन क्या, देखो न्याय दर्शन में न्याय वाक्य की क्रमबद्धता क्या होती है। सबसे पहले प्रतिज्ञा आता है, उसके बाद प्यारे साथियों उदाहरण आता है, उसके बाद प्यारे साथियों हेतु आता है, उसके बाद प्यारे साथियों उपन्याय आता है, और फिर लास्ट में 5वें नंबर पर निगमन आता है। ठीक है, ये बिल्कुल 100% सही क्रम है। लेकिन एनटीए ने एक बार ऐसा भी माना है इसको, प्रतिज्ञा पहले नंबर पर, हेतु दूसरे नंबर पर, उदाहरण तीसरे नंबर पर, उपनय चौथे नंबर पर और निगमन 5वें नंबर पर। ऐसा एनटीए ने माना है एक बार जब पेपर हुआ था तब। लेकिन इसका सही क्रम आप अच्छे से याद कर लो प्यारे साथियों। पहले नंबर पर प्रतिज्ञा होगा, क्योंकि एक बार तो देखो मैं आपको बताता हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि जब सर एनटीए उस तरीके से मान रहा है हम इस तरीके से क्यों माने, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन 2-3 बार बन चुका है। एक बार तो एनटीए ने, मैं बताता हूँ कौन सा क्रम माना है, प्रतिज्ञा पहले नंबर पर, उदाहरण दूसरे नंबर पर, हेतु तीसरे नंबर पर, उपनय चौथे नंबर पर और निगमन 5वें नंबर पर। 2 बार एनटीए ने इसको सही माना है। ठीक है, एक बार प्यारे साथियों एनटीए ने इसको सही माना है। ठीक है, तो आप ये वाला क्रम मत याद करना, क्योंकि एनटीए ने एक बार ही सही माना है ये, बल्कि ये वाला जो क्रम है उसको एनटीए ने 2 बार सही मान लिया है। तो इस वाले क्रम को याद करना आप कि प्रतिज्ञा, उदाहरण, हेतु, उपनय और निगमन। क्योंकि हेतु क्या करता है, 2 तर्क वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है। हेतु 2 तर्क वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है हेतु। न्याय दर्शन में बोधगम्य वाक्य की क्रमबद्धता को लिखो। अब इनका सीक्वेंस बताओ आप। आकांक्षा, योग्यता, तात्पर्य, सानिध्य। मैं पढ़ा चुका हूं सारी चीजें प्यारे साथियों, और फिर से कह रहा हूं प्यारे लाडलो, यदि आप रियल में ही नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, आपका सच्ची में ऐसा हालात है कि फर्स्ट पेपर में आपके अच्छा स्कोर नहीं हो पाता, सब्जेक्ट में आपका अच्छा स्कोर हो रहा है, फर्स्ट पेपर की वजह से आपका नेट रुक जाता है, जेआरएफ रुक जाता है, तो 20 दिन का क्रैश कोर्स ले सकते हो। मात्र 600 रुपये फीस है। 35+ क्वेश्चन ठीक करने के टारगेट के साथ शुरू है। 20 दिन में सारा सब कुछ आप अच्छे से, बहुत ही अच्छे से कवर कर लोगे, यदि रेगुलर आप 5 से 5.5 घंटे फर्स्ट पेपर को पढ़ते हो तो। अब प्यारे साथियों इसमें क्या होता है, देखो इसमें सबसे पहले आकांक्षा होगी, योग्यता होगा, फिर सानिध्य होगा और फिर तात्पर्य होगा। आकांक्षा, योग्यता, सानिध्य और तात्पर्य, ये इसका सही क्रम है, इसको रट लो आप। अब देखो प्यारे साथियों, अनुमान का क्वेश्चन आ गया, पूर्वत अनुमान, शेषवत अनुमान। और आप एक वो बात और बताओ, एक अनुमान और था, पूर्वत, शेषवत और एक और था, वो भी मैंने आपको पढ़ाया था। मतलब अनुमान के मैंने टोटल 5 प्रकार पढ़ाए थे, एक पूर्वत, एक शेषवत और इसके अलावा 3 और थे, वो भी आपको याद कर लेना है। तालाब में कीचड़ युक्त पानी के पूर्व में बारिश होने का निष्कर्ष निकालना। तालाब में कीचड़ युक्त पानी के पूर्व में बारिश होने का निष्कर्ष निकालना। पूर्वत अनुमान, शेषवत अनुमान बताओ।
यहां पर सही आंसर क्या होगा? देखो मैं इसको आपको समझाता हूं, ठीक है, अच्छे से समझते हैं इसको हम। इसमें सही आंसर होगा प्यारे साथियों शेषवत अनुमान। अब ये शेषवत कैसे होगा मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूं, अच्छे से हम याद कर लेंगे इसको। अब प्यारे साथियों जो शेषवत अनुमान है, जो पूर्वत अनुमान है, दोनों में अंतर क्या है भाई? घटित घटना को देखकर कारण का अनुमान लगाना पहली स्थिति, घटित घटना को देखकर रिजल्ट के बारे में अनुमान लगाना दूसरी स्थिति। पहली स्थिति तो पीछे की ओर चल रही है, घटना घटित हो चुकी है, सॉरी निष्कर्ष, निष्कर्ष से घटना की ओर जाना। दूसरी कंडीशन है घटना से निष्कर्ष की ओर जाना। तो प्यारे साथियों निष्कर्ष से आप किधर जा रहे हो? घटना की ओर जा रहे हो, मतलब निष्कर्ष से घटना की ओर जा रहे हो, शेष की ओर जा रहे हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? शेषवत अनुमान कहेंगे। आप घटना से निष्कर्ष की ओर जा रहे हो, मतलब घटना को देखकर आप आगे फ्यूचर की ओर जा रहे हो, तो उसको हम क्या कहेंगे प्यारे साथियों? पूर्वत अनुमान कहेंगे। आकाश में बादल ही बादल हो रहे हैं, जबरदस्त तरीके से बिजली कड़क रही है, आपने अनुमान लगाया कि बरसात हो सकती है, तो आपने आकाश में बादलों को देखा, जबरदस्त तरीके से बादल हो रहे हैं, बिजली चमक रही है, आपने उस घटना को देखा और आपने फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाया। आपने उन बादलों को देखकर, बिजली की चमक को देखकर आपने निष्कर्ष निकाला, आपने फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाया कि भाई आगे बरसात हो सकती है, तो आप किधर से किधर जा रहे हो? घटना से निष्कर्ष की ओर जा रहे हो। तो प्यारे साथियों इसको हम क्या कहेंगे? पूर्ववत अनुमान, मतलब आगे के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरा होता है शेषवत अनुमान, शेष के बारे में पता चलाया जा रहा है, मतलब जो बचा है ना उसके बारे में। प्यारे साथियों आप रोड पर जा रहे थे, आपको अचानक कीचड़ कीचड़ दिखा, चारों तरफ गीला ही गीला हो रहा था। आपने किसको देखा? रिजल्ट को देखा, आपने निष्कर्ष को देखा कि यार चारों तरफ कीचड़ कीचड़ हो रहा है। आप अनुमान लगाएंगे, किधर जाओगे? आप कारण की ओर जाओगे। भाई घटना देख रहे हो कि चारों तरफ कीचड़ कीचड़ फैला हुआ है, चारों तरफ गीला ही गीला हो रहा है, किसको देख रहे हो आप? निष्कर्ष को देख रहे हो। और वहां से आप घटना की ओर जाओगे, कारण की ओर जाओगे कि ऐसा क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से चारों तरफ केवल कीचड़ ही कीचड़ फैला हुआ है, चारों तरफ पानी पानी फैला हुआ है। तो आप कारण की ओर जाओगे कि भाई पहले बरसात हो चुकी है, जिसकी वजह से यहां पर कीचड़ ही कीचड़ फैला हुआ है, चारों तरफ पानी पानी फैला हुआ है। तो आप किधर जा रहे हो? शेष की ओर जा रहे हो, पीछे की ओर जा रहे हो, बाकी की ओर जा रहे हो, तो उसको हम क्या कहेंगे प्यारे साथियों? शेषवत अनुमान कहेंगे। ठीक है, आप केवल इतना याद कर लो भाई, बादलों को देखकर वर्षा का अनुमान लगाना पूर्ववर्त अनुमान है, कीचड़ को देखकर वर्षा होने के बारे में पता चलाना, यह किसका उदाहरण है? शेषवत का उदाहरण है। हेतु द्वारा साध्य के खंडन के कारण निष्कर्ष निकालने को हम किस प्रकार का हेतुआभास कहते हैं? प्यारे साथियों हेतुआभास के जितने भी प्रकार है ना, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए, एक एक करके पढ़ाए मैंने आपको। और जो कैंडिडेट पेड बैच में होंगे ना, उनको 100% कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि यार सच में जब यहाँ हमारे कॉन्सेंट से क्वेश्चन मिले तो 100% वहाँ पेपर में भी मिलेंगे, और हम 100% क्वेश्चन को बहुत सही ढंग से ठीक भी करके आएंगे। बताओ प्यारे साथियों यहां पर सही आंसर क्या होने वाला है? हेतु द्वारा साध्य के खंडन के कारण निष्कर्ष निकालने को किस प्रकार का हेतुआभास कहते हैं? स्वभिचारी कहते हैं, विरुद्ध कहते हैं, सप्रतिपक्ष कहते हैं, या असिद्ध कहते हैं? भाई हेतु के द्वारा साध्य का खंडन किया जा रहा हो, हेतु क्या कर रहा है? साध्य का खंडन कर रहा है। हेतु क्या कर रहा है प्यारे साथियों? साध्य का खंडन कर रहा है, मतलब हेतु साध्य को तोड़ने का काम कर रहा है, मतलब हेतु साध्य का विरोध कर रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे प्यारे साथियों? विरुद्ध हेतुआभास कहेंगे। जब हेतु खुद स्वयं साध्य का खंडन करता हो, जब हेतु खुद स्वयं साध्य का विरोध करता हो, तो उसे हम विरुद्ध हेतुआभास कहेंगे। और जब हेतु खुद स्वयं में असिद्ध हो, जब हेतु खुद स्वयं में असिद्ध हो, तो उसे हम प्यारे साथियों
असिद्ध हेत्वाभास कहेंगे। इसी तरीके से मैंने सत प्रतिपक्ष और सविचार को भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। सविचार और सत प्रतिपक्ष के अलग अलग प्रकार हैं। अब ये निर्विकल्प प्रत्यक्ष आ गया, सविकल्प प्रत्यक्ष आ गया। प्रत्यक्षीकरण के दायरे से परे निम्नलिखित में से कौन सा अभिज्ञान होगा? भाई प्रत्यक्षीकरण के दायरे से परे कौन सा ज्ञान होगा प्यारे साथियों? निर्विकल्प प्रत्यक्ष होगा। और प्रत्यक्षीकरण के दायरे के अंदर होता है तो प्यारे साथियों क्या होता है? सविकल्प होता है। अरे प्रत्यक्षीकरण के दायरे से बाहर होना, परे होना किसको बताता है? निर्विकल्प प्रत्यक्ष को बताता है, जहां पर विकल्प की अनुपस्थिति होती है। प्रत्यक्षीकरण के दायरे के अंदर होना किसको बताता है? सविकल्प प्रत्यक्ष को बताता है, जहां पर विकल्प की उपस्थिति होती है। निर्विकल्प प्रत्यक्ष में प्यारे साथियों विकल्प की अनुपस्थिति होती है, जो प्रत्यक्षीकरण के दायरे से बाहर होता है। सविकल्प प्रत्यक्षीकरण में प्यारे साथियों विकल्प की उपस्थिति होती है, जो प्रत्यक्षीकरण के दायरे के अंदर होता है। सुनहला पर्वत अग्नि में है क्योंकि यह धूम्रवान है। इस अनुमान में कौन सा हेत्वाभास होगा? प्यारे साथियों यहां पर आश्रय सिद्ध हेत्वाभास होगा। अब ये आश्रय सिद्ध हेत्वाभास क्या है, स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास क्या है, व्याप्तवा सिद्ध हेत्वाभास क्या है, स्वभिचारी हेत्वाभास क्या है, बहुत डिटेल से हैं ये, इनको अच्छे से समझना पड़ेगा। इसके लिए आप पेड बैच लेना चाहो तो वहां से अच्छे से समझ सकते हो। बाकी यहां पर मैं आपको भाई सुनहला पर्वत अग्नि में है क्योंकि यह धूम्रवान है। यहां पर किसी तरीके का आपस में संबंध नहीं हो रहा है। यहां पर धूम्रवान की बात की जा रही है, यहां पर सुनहले पर्वत की अग्नि की बात की जा रही है। ठीक है, तो धूम्रवान इसलिए प्यारे साथियों ये आश्रय सिद्ध हेत्वाभास है। किसी तर्क वाक्य जिसमें विशेष विधेयात्मक होती है। उद्देश्य पद वितरित होता है परंतु विधेय वितरित नहीं होता। उद्देश्य और विधेय दोनों कोई भी वितरित नहीं होते। उद्देश्य और विधेय दोनों वितरित होते हैं। उद्देश्य वितरित होता है, विधेय वितरित नहीं होता। ठीक है, तो प्यारे साथियों ध्यान में रखना है आपको, किसी तर्क वाक्य जिसमें विशेष विधेयात्मकता होती है वह कैसा होता है? प्यारे साथियों उसमें उद्देश्य और विधेय दोनों में से कोई भी उपस्थित नहीं होता। कि जिस तर्क वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों ही अनुपस्थित होते हैं तो उसमें क्या होता है? विशेष विधेयात्मकता होती है, मतलब वो पर्टिकुलर। प्यारे साथियों विशेष का मतलब होता है पर्टिकुलर और विधेयात्मकता का मतलब हो गया प्यारे साथियों अफर्मेटिव होना। मतलब पर्टिकुलर भी होना, अफर्मेटिव भी होना। तो पर्टिकुलर अफर्मेटिव किसकी विशेषता है प्यारे साथियों? आई की है। ठीक है, तो इसका संबंध किससे? आई से है। किससे है? आई से है। ठीक है, किससे संबंध है इसका? आई से संबंध है इसका। इसी तरीके से मैंने उन चारों को बताया डायग्राम में, ए ई आई ओ ऐसे लिख लिख कर, ये दोनों में विधेय उपस्थित है, इनमें विधेय अनुपस्थित है, इस तरीके से फिर इन दोनों की विशेषता बताई है। आप इसको डायरेक्टली याद कर लो प्यारे साथियों। अभाव अन्याय से संबंधित है, अनुपलब्धि वेदांत से संबंधित है, अपोह बोध से संबंधित है, स्यादवाद जैन से संबंधित है। ठीक है, आप इनको डायरेक्टली याद कर लो कि अभाव न्याय से संबंधित है, अनुपलब्धि वेदांत से संबंधित है, अपोह बोध से संबंधित है, स्यादवाद जैन से संबंधित है। समग्र ज्ञान एक प्रकार का प्रत्यास्मरण है। यह कुछ हद तक सही है। सभी मनुष्य स्वभाव से ही बोध चाहते हैं। बताओ यहां पर सही आंसर क्या होगा? कथन दोनों ठीक है, कथन दोनों गलत है। पहला सही दूसरा गलत है, दूसरा सही पहला गलत है। बताओ प्यारे साथियों, समग्र ज्ञान एक प्रकार का प्रत्यास्मरण है। यह कुछ हद तक सही है। सभी मनुष्य स्वभाव से ही बोध चाहते हैं। तो प्यारे साथियों ये जो क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप यदि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लगाओगे, थोड़ा सा आप समझोगे तो इसको 100% आप ठीक कर दोगे। ठीक है प्यारे साथियों, देखो समग्र ओल की बात हो रही है। समग्र ज्ञान एक प्रकार का प्रत्यास्मरण है। यह कुछ हद तक सही है, यह बात बिल्कुल ठीक है।
सभी मनुष्य स्वभाव से ही बोध चाहते हैं, ये बात भी ठीक है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल 100% ठीक है, क्योंकि समग्र ज्ञान एक प्रकार का प्रत्याशा है। कुछ जो ये बात है ना, वो कुछ हद तक नहीं, बिल्कुल 100% ठीक है। सभी मनुष्य स्वभाव से ही बोध चाहते हैं। हर कैंडिडेट प्यारे साथियों स्वभाव से ही क्या चाहता है, अंडरस्टैंडिंग चाहता है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग टाइप का क्वेश्चन था ये, आप इसको डायरेक्टली याद कर लो। निवाण बौद्ध धर्म से संबंधित है, निश्रेष्य उपनिषद से संबंधित है, अपवर्ग जैन धर्म से संबंधित है और मोक्ष सांख्य से संबंधित है। तो प्यारे लाडलो, मोक्ष सांख्य से संबंधित है, अपवर्ग जैन धर्म से संबंधित है, निश्रेष्य उपनिषद से संबंधित है, निवाण बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब बताओ प्यारे लाडलो, डिडक्टिव इन डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, दोनों को मैंने आपस में तुलना करके बताया था। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, इंडिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। प्यारे साथियों, निगमनात्मक जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है, उसकी सबसे खास बात होती है कि यह विशेष से सामान्य से विशेष की ओर जाता है। आगमनात्मक विशेष से सामान्य की ओर आता है। तो प्यारे साथियों, विशेष से सामान्य की ओर आना इन डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट से संबंधित है। सामान्य से विशेष की ओर जाना डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का उदाहरण है। विशेष से सामान्य की ओर आना आगमनात्मक से संबंधित है, सामान्य से विशेष की ओर जाना, यूनिवर्सल से विशेष की ओर जाना प्यारे साथियों निगमनात्मक का उदाहरण है। सभी फूल खिलौने हैं, कुछ खिलौने वृक्ष हैं, कुछ तितलियां वृक्ष हैं। अब यहां पर आपको बताना है कि कौन सा विकल्प ठीक है। बताओ, लगाओ दिमाग थोड़ा सा। देखो, यहां पर आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। सभी पुष्प खिलौने हैं। अब यहां पर क्या लिखा है, सभी पुष्प, ये पुष्प हो गए, सभी पुष्प खिलौने हैं। सभी पुष्प खिलौने हो गए। कुछ खिलौने वृक्ष हैं, कुछ खिलौने हैं जो वृक्ष हैं, कुछ तितलियां वृक्ष हैं। अब कुछ तितलियां जो वृक्ष हैं, यहां पर दो कंडीशन बन सकती हैं प्यारे साथियों। कुछ तितलियां वृक्ष हैं, हो सकता है तितलियां यहां पर हो, तो ये वाले वृक्ष भी तितलियां हो सकती हैं। हो सकता है इस साइड वाले वृक्ष तितलियां हो। यहां पर दो कंडीशन बन सकती है ना। अब आप ठीक कर लो क्वेश्चनों को। भाई, कोई भी तितली पुष्प नहीं है, यह बात बिल्कुल ठीक है। कोई भी तितली पुष्प नहीं है, किसी हालात में नहीं है, ये पहली बात ठीक। कुछ तितलियां खिलौने हैं, भाई कुछ तितलियां खिलौने हैं, ये बात ठीक भी है और गलत भी है। यदि हम तितलियां यहां पर मानते हैं तो खिलौने किसी भी हालात में तितलियां नहीं हो सकते। ये वाला एरिया ऐसा है जहां पर केवल वृक्ष और तितलियां हैं। और यदि हम तितलियों को यहां पर मानते हैं तो प्यारे साथियों, ये ऐसा एरिया है जहां पर खिलौने भी हैं, वृक्ष भी हैं और तितलियां भी हैं। तो कुछ तितलियां खिलौने हैं, ये हम 100% श्योर नहीं मान सकते, क्योंकि एक ऐसी भी स्थिति बन रही है जहां पर वृक्ष, तितलियां और खिलौने तीनों हैं। तो ये हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ये कुछ खिलौने पुष्प हैं, कुछ खिलौने पुष्प हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है प्यारे साथियों। ये सभी के सभी क्या है, खिलौने हैं। ये सभी के सभी क्या है, पुष्प हैं। तो इस एरिया के जो खिलौने हैं ना भाई, ये वाले जो खिलौने हैं, ये पुष्प भी हैं और ये खिलौने भी हैं। तो कुछ खिलौने क्या हुए प्यारे साथियों, पुष्प हुए। ये बात बिल्कुल 100% ठीक है। कुछ वृक्ष पुष्प हैं, तो ये बात बिल्कुल 100% गलत है। कुछ वृक्ष पुष्प हैं, ये बात 100% गलत है, क्योंकि भाई कुछ खिलौने वृक्ष हैं, कुछ तितलियां वृक्ष हैं, ये हो सकता है। लेकिन वृक्ष का प्यारे साथियों फूलों से किसी तरीके का कोई संबंध नहीं हो रहा। कुछ वृक्ष तितलियां हैं, तो कुछ वृक्ष तितलियां हैं,
ये हम कह सकते हैं। लेकिन प्यारे साथियों यहाँ पर इशू ये भी आ रहा है कि कुछ खिलौने, कुछ वृक्ष और कुछ तितलियां भी हो सकते हैं। तो ये वाला सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? केवल पहला और तीसरा ठीक होगा। ये मैं आपको अच्छे से डायग्राम बना बना के समझा दिया। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देख लेना, खुद डायग्राम बना के प्रैक्टिस करना इसकी, आप 100% बहुत सही ढंग से क्वेश्चन को ठीक कर देंगे। जहां कहीं धुआं है वहां अग्नि है, श्री वर्मा के कक्ष में धुआं है, श्री वर्मा के कक्ष में अग्नि होनी चाहिए। बताओ क्या होगा? जहां कहीं धुआं है वहां अग्नि है, श्री वर्मा के कक्ष में धुआं है, श्री वर्मा के कक्ष में भी अग्नि होनी चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण होगा, उपमान होगा, हेत्वाभास होगा या व्याप्ति होगा? बताओ यहां पर क्या होगा आंसर? भाई जहां कहीं धुआं है वहां पर अग्नि है, श्री वर्मा के कक्ष में भी धुआं है, अतः श्री वर्मा के कक्ष में अग्नि होनी चाहिए। तो यहां पर प्यारे साथियों व्याप्ति होगा। यहां पर धुआं, भाई यहां पर बोला गया कि जहां कहीं धुआं है वहां पर आग है। पहले स्टेटमेंट में बोल दिया कि जहां कहीं धुआं है वहां आग है। श्री वर्मा के कक्ष में धुआं है, तो प्यारे साथियों इस वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग श्री वर्मा के कक्ष में अग्नि भी उपस्थित होगी। तो यहां पर उपस्थिति की बात की जा रही है, इसलिए ये व्याप्ति होगा। ये श्री वर्मा के कक्ष में भी क्या है प्यारे साथियों? अग्नि उपस्थित है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का हेत्वाभास निहित है? अग्नि शीतल है क्योंकि वह एक पदार्थ है। बाधित होगा, विरुद्ध होगा, असाधारण होगा या अनुपंसधारी होगा? भाई मैंने अभी विरुद्ध हेत्वाभास के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया था कि विरुद्ध हेत्वाभास किस तरीके से होता है, कि जब विरोधी बातें हों। यहां पर प्यारे साथियों बाधित बातें होंगी कि अग्नि को यहां पर ठंडा भी बताया जा रहा है और अग्नि को एक पदार्थ भी बताया जा रहा है। भाई अग्नि ठंडी किसी हाल में नहीं हो सकती और अग्नि कभी भी कोई पदार्थ नहीं हो सकता। अग्नि ना तो पदार्थ हो सकता, ना ही अग्नि कभी ठंडी हो सकती। इसलिए ये क्या है प्यारे साथियों? बाधित हेत्वाभास है। यदि इस तरीके के आपको एग्जाम्पल दिखें तो आप उसको 100% क्या कहोगे? बाधित हेत्वाभास कहोगे। बर्फ आग है क्योंकि वह एक गैस है। बर्फ आग है क्योंकि वह एक गैस है। भाई बर्फ कभी आग नहीं हो सकती और बर्फ कभी गैस नहीं हो सकती, इसलिए क्या होगा? बाधित होगा। पहाड़ी पर धुआं क्योंकि वहां पर आग है, ये प्यारे साथियों व्याप्तवा सिद्ध हेत्वाभास का उदाहरण है। असिद्ध हेत्वाभास, साधारण हेत्वाभास, असाधारण हेत्वाभास, व्याप्तवा सिद्ध हेत्वाभास, ये सारे मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका। यहाँ पर व्याप्तवा सिद्ध हेत्वाभास होगा क्योंकि पहाड़ी पर धुआं और वहां आग है। भाई जहां जहां धुआं होगी वहां वहां पर आग होगी। सभी गे वस्तुएं अभिधेय हैं। बर्तन एक गे वस्तु है इसलिए बर्तन अभिधेय। तो ये प्यारे साथियों केवलान्वी अनुमान का उदाहरण है। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने टोटल 5 अनुमान पढ़ाए हैं। पहला होता है केवलान्वी, दूसरा होता है केवल व्यक्ति रेखी और तीसरा होता है अन्वय व्यक्ति रेखी। ये तीनों के तीनों मैंने आपको पढ़ा दिए, तीनों के मैंने एग्जाम्पल दिए। ठीक है, केवलान्वी का मैंने प्यारे साथियों ये वाला ही एग्जाम्पल दिया था वहां पर। असिद्ध एक हेत्वाभास है जब मध्य पद क्या होता है? अप्रमाणित होता है। प्यारे साथियों ध्यान रखना, असिद्ध हेत्वाभास की सबसे बड़ी बात होती है कि उसमें मध्य पद क्या होता है? बिल्कुल 100% अप्रमाणित होता है। कि जब किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी तर्क वाक्य में मध्य पद अप्रमाणित लगता है तो वहां पर आप प्यारे साथियों आंख बंद करके असिद्ध हेत्वाभास कर सकते हैं। कि जब किसी भी स्टेटमेंट में मध्य पद के अप्रमाणित होने की बात की जा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? असिद्ध हेत्वाभास कहेंगे। इसके अलावा प्यारे साथियों इसको याद कर लो। इसका ये तो उसका हो गया, कम्युनिकेशन का हो गया। अब बहुत गजब का क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है इस वाले टॉपिक से। मोटा कृष्ण दत्ता 2 दिन में खाता है,
अथवा रात में मोटा कृष्णदत्ता दिन में नहीं खाता, अतः मोटा कृष्णदत्ता रात्रि में खाता है। तुलना, मौखिक साक्ष्य, खंडन या निहितार्थ। बताओ यहां पर क्या होगा। मोटा कृष्णदत्ता 2 दिन में खाता है, अथवा रात में मोटा कृष्णदत्ता दिन में नहीं खाता, अतः मोटा कृष्णदत्ता रात्रि में खाता है। अब देखो प्यारे साथियों, यहां पर सही आंसर होगा इंप्लीकेशन या निहितार्थ या अर्थोपत्ति अनुमान। अब ये निहितार्थ, अर्थोपत्ति या इंप्लीकेशन क्यों होगा? देखो, अर्थोपत्ति निहितार्थ आप उसको कहेंगे जब दो विरोधी तर्क वाक्यों के आधार पर हमें एक नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब दो विरोधाभासी तर्क वाक्यों के आधार पर, जब दो विरोधाभासी तर्क वाक्यों से हमें एक नए ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों? इंप्लीकेशन कहते हैं। मैं दोबारा से समझा देता हूं आपको। जब दो विरोधी तर्क वाक्यों के आधार पर, जब दो विरोधी या विरोधाभासी तर्क वाक्यों के आधार पर हमें एक नए ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंप्लीकेशन, निहितार्थ या अर्थोपत्ति कहते हैं। प्यारे साथियों, मोटा कृष्णदत्ता 2 दिन में खाता है। पहली विरोधी बात कि मोटा है भाई वो, और 2 दिन में खाता है, तो जो कैंडिडेट 2 दिन में खाना खा रहा है वो कभी मोटा हो ही नहीं सकता। चलो मान लिया, विरोधी बात हो गई पहली कि मोटा भी बता रहा है, 2 दिन में भी खा रहा है, अथवा रात में। मोटा कृष्णदत्ता दिन में नहीं खाता। भाई 2 बातें हो रही हैं, मोटा भी है और 2 दिन में भी खाता है। ठीक है, मोटा भी है और 2 दिन में भी खाता है। हमें ये 2 विरोधी बातें हो गई, हमें एक नया ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि अतः मोटा कृष्णदत्ता रात्रि में खाता है। भाई मोटा कृष्णदत्ता है, 2 दिन में खाता है, 2 दिन में खाना खाता है। अब हमें पता चला अगर आगे से कि वो दिन में भी खाना नहीं खाता। भाई मोटा कृष्णदत्ता 2 दिन में खाता है, वो दिन में खाना नहीं खाता। मोटा कृष्णदत्ता 2 दिन में खाना खाता है और वो दिन में भी खाना नहीं खाता, तो ये क्या है? आपस में विरोधी बातें हैं। इससे हमें एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ कि भाई मोटा कृष्णदत्ता 2 दिन में खाना खाता है, वो दिन में खाना नहीं खाता, मतलब वो रात में खाना खाता है। तो ये रात में खाना खाने का हमें नया ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? निहितार्थ कहेंगे। श्री राम, जीवित श्री राम, एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। जीवित श्री राम घर पर अनुपस्थित हैं, अतः वो बाहर गए होंगे। यह भी प्यारे साथियों किसका उदाहरण है? अर्थोपत्ति का, निहितार्थ का या इंप्लीकेशन का है कि जीवित श्री राम। जीवित श्री राम शब्द हमें किसके बारे में बता रहा है? कि श्री राम प्यारे साथियों जीवित है, वो फिलहाल में इस दुनिया में है। जीवित श्री राम घर में अनुपस्थित है, मतलब श्री राम है वो जीवित है लेकिन वो घर में अनुपस्थित है। तो घर में अनुपस्थित है, श्री राम जीवित है, तो ये 2 क्या है? विरोधी बातें हैं। इससे हमें एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ कि हो सकता है वो बाहर किसी काम से गया हुआ हो। टोपर पूनम, टोपर पूनम दिन में कभी नहीं पढ़ती। भाई टोपर पूनम, वो टोपर कर रही है पूनम और वो दिन में कभी नहीं पढ़ रही। 2 विरोधी बातें। नया ज्ञान प्राप्त हुआ कि वो पूरी रात पढ़ती होगी। बस निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? तो ए ई आई ओ यू, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया यहां पर। जीवित देवदत्त या तो अपने घर में है अथवा जीवित देवदत्त अपने घर में नहीं है, अतः जीवदत्त कहीं और गया होगा। तो ये लो वो एग्जाम्पल अर्थोपत्ति का आ गया, इंप्लीकेशन का आ गया। आप इनको ऐसे कैसे याद कर लो प्यारे साथियों। बोध प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? वस्तुओं के साथ कुछ अवयवों के परस्पर व्यवहार द्वारा उत्पन्न शुद्ध संज्ञान। अनुमान क्या होता है? संज्ञान जो किसी अन्य संज्ञान को मानता है। तुलना, शब्द एवं उसके संकेतों के बीच में संबंध का ज्ञान। शब्द क्या है? विश्वास पात्र व्यक्ति का कथन तथा उसके अभिप्राय को समझने में सुसंगत। इसको आप एज इट इज याद कर लो। तो इस तरीके से प्यारे साथियों ये लॉजिकल रीजनिंग के
30 अति 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 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 100% रिपीट होने वाले हैं प्यारे साथियों। और यदि आप 20 दिन में सही ढंग से फर्स्ट पेपर की तैयारी करके 35 प्लस का स्कोर करना चाहते हो तो आप क्रैश कोर्स ले सकते हो। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है। फिर मिलते हैं हम दूसरी ऐसी शानदार गजब वाली क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।